तो गाइस स्वागत है आप सभी का देखते के एक नए वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बिना बकचोदी के वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम रानी नामक एक औरत को देखते हैं जो कि भारी बारिश में दौड़ती दौड़ती पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पे वो बोलती है कि वो उसे बचा लें वरना उसका पति उसे मार देगा और उससे जाकर अरेस्ट भी करें। ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। फिर हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमें पंगरा की नदियों में मगर खूनी मगरमच्छ आ चुके हैं। तभी हम वहां पे देखते हैं अभिमन्यु एक जगह अपनी मरीज का इलाज करने के लिए गया होता है, जहां हमें पता चलता है कि रानी भी यहीं रहती है। फिर वहां पे रानी आ जाती है और जिसे अभिमन्यु देखता ही रह जाता है। अभिमन्यु रानी को काफी पसंद करता है, पर रानी जो है अपनी ब्यूटी पार्लर के कामों में अक्सर काफी बिजी रहा करती है। वो अब फिर वहां से ब्यूटी पार्लर चली जाती है, पर वो अपने कुछ फेस की डमी यहीं पे भूल जाती है, जिसे अभिमन्यु उसे देने के लिए उसके पीछे पीछे भागता हुआ उसके पार्लर पहुंच जाता है। अभिमन्यु की हालत काफी टाइट हो चुकी थी, पर फिर भी वो अभिमन्यु को थैंक्स बोलती है, पर उसे ब्यूटी पार्लर में कुछ जरूरी काम था तो वो ब्यूटी पार्लर में अपने चली जाती है। पर अभिमन्यु वहीं पे उसका इंतजार करता है। इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है, पर अभिमन्यु वहां से हिलता नहीं है, वहीं पे बैठ के रानी का इंतजार करता है। रानी जब उसे अभिमन्यु को देखती है तो तुरंत ब्यूटी पार्लर से बाहर अभिमन्यु के पास आ जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि अभिमन्यु रानी को बहुत ज्यादा ही पसंद करता है। अभिमन्यु रानी को फ्राइडे के दिन मूवी देखने के लिए पूछता है और रानी भी हाँ कर देती है। तभी वहां पे ऋषु भैया की एंट्री होती है, जो कि आकर के आगरा जिले में रह रहे थे। उन्होंने अपने प्यार के लिए अपना हाथ ही काट डाला था और खुद को मरा साबित कर करके वो और रानी जी एक साथ आगरा शहर में छिप छिपा कर रह रहे थे। वो इन सब से बचते बचाते हुए पैसे जमा करके थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे होते हैं, जिसके लिए वो एक ट्रैवल एजेंट गुड्डू के पास जाते हैं और सारा कुछ प्लान कर रहे होते हैं। पर गुड्डू उन्हें कहता है कि 2 महीने बाद आप लोग थाईलैंड में होंगे, सब कुछ काम हो गया है। अब ऋषु जिस रूम पे रहता है उस रूम की मकान मालकिन पूनम है। पूनम जो है ऋषु को काफी ज्यादा पसंद करती है और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक भी बनाना चाहती है, पर ऋषु हमेशा कोशिश करता है पूनम से दूर रहने की। अगले दिन हम ऋषु और रानी से मिलता है। तब ऋषि रानी को बताता है कि हम 2 महीने बाद थाईलैंड में होंगे। तब रानी भी अभिमन्यु के बारे में बताती है कि अभिमन्यु रानी के प्यार में एकदम पागल हो चुका है। तभी हम आगे के सीन में अभिमन्यु को देखते हैं। दरअसल आज फ्राइडे का दिन होता है, तो वो मूवी देखने के लिए आया होता है। वहाँ की सारी टिकटें जो है अभिमन्यु खरीद लेता है और फिर रानी जी का इंतजार करने लग जाता है। पर इधर तो रानी जी ऋषि के साथ रंगरलिया मना रही थी, तो वो नहीं आती है। इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है और बारिश भी होने लगती है, जिससे अभिमन्यु भीग जाता है। अभिमन्यु तुरंत वहां से रानी के पास जाता है। रानी अभिमन्यु को देखते ही उसे माफी मांगती है। वो बोलती है कि वो काफी बिजी थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। पर अभिमन्यु बोलता है कोई बात नहीं, हम अगले फ्राइडे फिर से ट्राई करेंगे। रानी जी बोलती है अगले फ्राइडे ठीक है। फिर रानी और ऋषु एक मार्केट में मिलते हैं। रानी ऋषि को सब कुछ बताती है कि आज ऐसा ऐसा हुआ है। तभी वहां पे एक चोर आता है और रानी का पर्स लेकर भागने लगता है। ऋषु उस चोर का पीछा करने लग जाता है। ऋषु चोर का पीछा तो कर रहा होता है, पर रास्ते में पुलिस आ जाती है और वहां से ऋषु भाग जाता है। इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि
इंस्पेक्टर वो किशोर होते हैं, जो कि फिर वो उस चोर को पकड़ते हैं। उस चोर को पकड़ करके वो रानी के घर पे जाते हैं। दरअसल उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया था। अब इंस्पेक्टर किशोर रानी का पर्स वापस करने उसके घर जाते हैं। अब किशोर को पूरा शक हो चुका था कि रिशु मरा नहीं, अभी भी जिंदा है और छुप छुपा कर यहीं आगरा में रह रहा है। फिर रानी जो है सिनेमा देखने जाती है। उनके साथ साथ रिशु भी गया होता है, पर उसके साथ साथ इंस्पेक्टर किशोर भी वहां पे गए होते हैं। पर कहीं न कहीं ऋषि को ये बात पता चल चुकी थी कि किशोर उसका पीछा कर रहे हैं। वहीं से तभी ऋषि वहां से भाग जाता है और वो अपना सीम तोड़कर फेंक देता है। जब रानी जी इस ऋषि को कांटेक्ट करती हैं तो उनका फोन नहीं लगता है। फिर रात में ऋषि खुद ही रानी को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो पुलिस वालों को अब रानी पे शक हो गया है और हो सकता है तुम्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी बुलाएं। जैसा कि ऋषि ने कहा था, अगली सुबह रानी जी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। तभी किशोर बताता है कि हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री निकलवाई है, तुम एक लड़के से काफी बात करती हो, आखिर वो कौन है। तब रानी जी बताती हैं कि वो मेरा एक दोस्त है। तभी वो वहाँ पे एक एंट्री होती है एक नए पुलिस वाले की, जिसका नाम होता है मृत्युंजय। अब इस केस को वही संभालने वाले थे, जहाँ पे वो रानी को बताते हैं कि नील उनका भतीजा है और मैं उसका चाचा हूँ। वो बताते हैं कि ये केस अब पर्सनल हो चुका है और जब ऐसा होता है तो किसी भी केस के पीछे एकदम हाथ धो करके पड़ जाते हैं। मृत्युंजय रानी को बोलता है कि ऋषि भी मुझे काफी अच्छे से जानता है, उससे पूछना कि मोंटू चाचा कौन है। हिस्ट्री वाले लड़के के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो है कौन और बार बार वो ट्रैवल एजेंट के पास क्यों जाता रहता है। पर रानी कहती है उसे नहीं पता। तब वो कहते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि रिशु इसी शहर में बचा कर रह रहा होता है और हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले रानी जहाँ रह रही होती है उसके अगल बगल रिशु की फोटो लेकर उसकी पूछताछ करने लग जाते हैं। यहाँ पे रिशु को भी बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। इधर रिशु देखता है कि ट्रैवल एजेंट गुड्डू को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, जो उन्हें थाईलैंड पहुंचाने वाला था। अब वो खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। अब पुलिस वाले रिशु को ढूंढते ढूंढते पूनम के पास चले जाते हैं, जो कि उसकी मकान मालकिन है। पूनम तुरंत ही ऋषि के पास जाती है और वो उसे बोलती है कि पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो। फिर जिसके बाद पूनम ये समझ जाती है कि ऋषु कुछ उनसे छुपा रहा है। फिर वो तुरंत पुलिस के पास जाती है और बोल देती है वो इस आदमी को नहीं जानती है। पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। पूनम ने शायद इसलिए पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया था, ताकि अब जो ऋषि से उसे चाहिए था वो शायद अब मिल जाए। तब ऋषि घबराता हुआ रानी के घर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि जिसे हम अपना ट्रैवल एजेंट हमारा गुड्डू अरेस्ट हो चुका है, अब हम थाईलैंड नहीं जा सकते और मोंटू चाचा भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ऋषि बताता है कि मोंटू चाचा जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो वो अच्छे से ही पीछे पड़ जाते हैं। ऋषि बोलता है कि अब वो सरेंडर कर देगा। तभी वहां पे नीचे से किसी की आवाज आती है, दरअसल वो अभिमन्यु होता है। तभी वहां पे रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ऋषि से कहती है ये आइडिया अगर सक्सेसफुल हो गया तो पुलिस वाले तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढेंगे और वो आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। अगले फ्राइडे रानी थिएटर को जाती है। उसे देखकर अभिमन्यु काफी खुश हो गया था, जहां पर रानी अभिमन्यु को शादी के लिए भी प्रपोज कर देती है। ये सुनकर अभिमन्यु काफी हैरान हो जाता है। दरअसल रानी का यही प्लान होता है कि वो अभिमन्यु से शादी करके पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट कर दे, जिसका ध्यान वो ऋषि से हट जाए। पर कहीं न कहीं ऋषि को ये बात अच्छी नहीं लगी थी।
ऋषु रानी को समझाता भी है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर दरअसल यहाँ पे 3 दिन बाद अभिमन्यु और रानी शादी कर लेते हैं, जहाँ पे ऋषु भी मौजूद था। कहीं न कहीं ऋषि को काफी बुरा लग रहा था कि उसके आंखों के सामने वो अपनी बीवी की शादी देख रहा है। अब सुहाग रात वाले दिन अभिमन्यु रानी के पास आने की कोशिश करता है, पर रानी ऋषि से काफी प्यार करती है, तो वो इस चीज को टाल देती है और अभिमन्यु को समझाती है कि उसने सिर्फ शादी की है, पर उससे जिस्मानी रिश्ता नहीं रखना चाहती है, क्योंकि वो अभी भी ऋषि को नहीं भूल पाई है। तभी अभिमन्यु भी बताता है कि जब वो 12 साल का था तभी उसके घर वालों की मृत्यु हो गई थी और वो जिंदगी में काफी अकेला रहा है। पर अभिमन्यु हमेशा रानी के पास आने की कोशिश करता है, पर उसे ये लगता है कि कहीं न कहीं एक दिन रानी भी मेरे प्यार में पिघल ही जाएगी, जिसकी वजह से वो रानी के साथ कभी भी जिद नहीं करता है। अब एक रात अभिमन्यु और रानी बैठे होते हैं, जहाँ पर रानी बताती है कि वो पंडित जी की काफी बड़ी फैन है। उन्होंने पंडित जी की सारी किताबें पढ़ी होती है, पर अभिमन्यु दिनेश पंडित की एक भी किताबें नहीं पढ़ा होता है। अब हम इधर आगे के सीन में देखते हैं, हम पूनम और ऋषि को देखते हैं, जहाँ पे पूनम ऋषि के साथ जोर जबरदस्ती कर रही होती है और दूर से खड़ी ये सब रानी देख रही होती है, जिसे ऋषि भी देख लेता है और काफी दौड़ते दौड़ते रानी के पीछे जाता है और उसे समझाता है कि ऐसा इस वाली बातों को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। रानी 2-4 बातें कहकर ऋषि को अपने घर पे निकल जाती है और काफी ज्यादा शराब पी लेती है, जिसकी वजह से अभिमन्यु को सारा सच बता देती है। जाने अनजाने में रानी अभिमन्यु को ये बता देती है कि ऋषु अभी जिंदा है और उससे वो पूनम प्यार करती है और उसे धोखा मिल रहा है। अब अभिमन्यु को ये बात काफी बुरी लग जाती है। जैसे ही सुबह होती है, अभिमन्यु रानी को कॉल करके ऋषि को बुलवाने को बोलता है, जिससे वो मिलना चाहता है। रानी बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो अभिमन्यु को ऋषि से मिलने के लिए ले जाती है, जहाँ पर कि वो एक मेले में मिलते हैं, जो एक झूले पे बैठ कर के वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तब अभिमन्यु बताता है कि वो उनकी मदद करेगा और थाईलैंड जाने में भी उनकी पूरी मदद करेगा। तब ऋषि बोलता है कि तुम्हें तो धोखा मिला है, फिर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। तब अभिमन्यु इस पर बोलता है कि कहीं न कहीं एक दिन तो रानी जी का तुमसे मन भर जाएगा, फिर वो अभिमन्यु के पास ही आएंगी। ये सुनकर ऋषि को ये लग चुका था कि कहीं न कहीं अभिमन्यु ठीक इंसान नहीं है। इसके बावजूद भी वो ऋषि की मदद लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अभिमन्यु ऋषि को एक क्लिनिक ले जाता है, जहाँ पर पुलिस से वो बचा कर रह सके। वो उन्हें बोलता है कि 2 दिन में हम थाईलैंड का टिकट तुमको ला करके दे देंगे, फिर तुम वहाँ पे जाके रह सकते हो। अभिमन्यु के जाने के बाद तुरंत वहाँ पे पूनम आती है, क्योंकि वो उनका पीछा कर रही होती है। यहाँ पर ऋषु पूनम को किस करता है और वो उसे बोलता है कि अब वो उसे 1 महीने बाद मिलेगा। ये सुनने के बाद पूनम खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। फिर तुरंत बाद वहाँ पे एक लल्लन नाम का आदमी आता है। ये कौन है थोड़ी देर में पता लग जाएगा। फिर उसी के जाने के बाद तुरंत आता है अभिमन्यु, जहाँ पर अभिमन्यु ऋषि को खाना देने आया होता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर ऋषि को ये लग जाता है कि अभिमन्यु रानी के प्यार में एकदम पागल हो चुका है। अभिमन्यु ऋषि को बताता है कि बचपन में जमीन के सिलसिले में उसके चाचा से उसकी लड़ाई हो गई थी, तब उसने पूरी फैमिली को मार दिया था। अभिमन्यु को यह भी पता लग जाता है कि यहाँ कोई न कोई आया था। अब ऋषि को पूरा यकीन हो गया था कि अभिमन्यु एक अच्छा इंसान नहीं है। अब वो लड़ने लग जाते हैं। फिर अभिमन्यु ऋषि पे एक भारी चीज गिरा करके वहां से दरवाजा लॉक करके चला जाता है।
फिर अभिमन्यु रानी को लेकर के यमुना नदी घुमाने ले जाता है। अभिमन्यु वहां पे अपने बारे में बताता है कि जो लोग उसे धोखा देते हैं अभिमन्यु उन्हें कभी नहीं माफ करता, जहाँ तक कि वो अपने फैमिली को भी नहीं छोड़ा। मतलब कि यहाँ पर अभिमन्यु ने ही अपनी फैमिली को खुद ही मारा था। दूसरी तरफ रिशु भी अब उस दरवाजे को तोड़ करके वहां से बाहर आ गया था। अब रात को रानी और मन्नू को हम उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पर अलमारी में दिनेश पंडित की बहुत सारी किताबें रखी गई थी, जहाँ पे हमें पता चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा भक्त है, जिससे कि हमें पता चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा भक्त है। तो रानी आगे प्लान क्या करना है उसी बुक के हिसाब से कर लेती है, लेकिन अभिमन्यु को अब उस किताब के बारे में सब कुछ पता होता है। फिर वो रानी के सर पे धक्का देता है, जिससे उसका सर एक टेबल में टकरा जाता है। फिर उसी की वजह से हम मूवी की शुरुआत में देख रहे थे कि रानी भागते भागते पुलिस स्टेशन गई थी, वही सीन आ जाती है। और जहाँ पे वो पुलिस वालों से ये कह रही थी कि उसका पति उसे जान से मार देगा। रानी यहाँ मोंटू चचा को सब कुछ बता देती है कि उसने ही रिशु अपनी फैमिली को मारा है, अभिमन्यु रिशु को मार देगा और रिशु अभी तक जिंदा है। फिर ये सब सुनकर मोंटू चाचा किशोर इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं। तभी इंस्पेक्टर किशोर को एक और कॉल आता है, जिससे उसे एक खबर मिलती है कि यमुना नदी के किनारे 2 लाशें मिली हैं, जिससे उन्हें शक होता है कि अभिमन्यु या रिशु की वो लाशें हो सकती हैं। तो वो रानी जी को पहचान करने के लिए ले जाते हैं। जब पुलिस वहां पे जाती है तो लाशें एकदम जल के राख हो चुकी थी, उन्हें पहचानने के लिए कुछ भी नहीं था। तब वहां पे देखते हैं कि वो पूनम की एक स्टिक होती है, उसके सहायता से वो समझ जाते हैं कि पूनम है। और दूसरी स्टिक जो होती है वो अभिमन्यु का सूटकेस होता है, जिससे वो समझते हैं कि अभिमन्यु की डेथ हुई है, जिसकी पीछे की वजह रानी जी हैं। तब वो रानी को अरेस्ट कर लेते हैं और रानी जी को जेल में ले जाकर बहुत पीटा जाता है। फिर ये न्यूज मीडिया के द्वारा पूरे देश राज्य में फैला दी जाती है कि जेल में रानी जी बहुत मार खा रही हैं। कहीं न कहीं ये न्यूज रिशु भी देख लेता है। तब वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है